हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू मंदाज क्लासेस। आज की डेट है 25 जून 2022। तो देख लेते हैं क्या क्या आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो हम पहला करंट अफेयर डिस्कस करेंगे जिसका नाम है एजोजेंथेलेट कोरल्स। दूसरा ट्विन डेफिसिट प्रॉब्लम के बारे में। तीसरा वन नेशन वन राशन कार्ड। चौथा बर्मा गोम्पा चुकेलेनिसिस के बारे में है। ठीक है, तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। तो पहले आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं जिसका नाम है एजोजेंथिलेट कोरल्स। ठीक है, हम यहाँ पे एजोजेंथिलेट, जोजेंथिलेट, कोरल्स, पॉलिप्स, इन सब के बारे में जो ये वर्ड्स हैं इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, बारी बारी से, पर पहले डिस्कस कर लेते हैं कि ये न्यूज में क्यों आया है। देखिए, अभी क्या है कि साइंटिस्ट जो है हमारे, उन्होंने चार नई स्पीसीज को, जो आपके एजोजेंथिलेट की कोरल्स की जो स्पीसीज है, वो किस फैमिली की है वो, ट्रंकेटोफ्लेबिलम की फैमिली से बिलोंग करती है। यानी कि जीनस, जिस जीनस में वो पैदा हुए हैं, जन्म हुआ है जिनका, यानी कि फैमिली बोल सकते हैं। चार नई स्पीसीज देखी है। ये पहली बार ऐसा हुआ है कि इंडियन वाटर्स में देखी गई है, वरना अब से पहले इंडियन वाटर्स में नहीं देखी जाती थी। अब कहाँ पे देखी जाती है? जापान में, फिलीपाइंस में, ऑस्ट्रेलियन वाटर्स में, इंडो वेस्ट पैसिफिक जो ये है, गल्फ ऑफ एडेन है, पर्शियन गल्फ है। यहाँ पे भी आप पिक्चर देख रहे होंगे, ये देखिए यहाँ पे आपका, ये आपका पर्शियन गल्फ हो गया, गल्फ ऑफ अडेन हो गया। ठीक है, जापान हो गया, फिलीपाइंस हो गया, ऑस्ट्रेलियन वाटर हो गया। ऑस्ट्रेलियन वाटर्स यानी ऑस्ट्रेलिया का जो आपका वाटर्स है, वहाँ पे तो ग्रेट बैरियर रीफ जो है वो तो वर्ल्ड फेमस है, सबसे ज्यादा है ये, और सबसे बड़ा और सबसे सुंदर तो वहीं पे ग्रेट बैरियर रीफ, जो कि पूरे वर्ल्ड में फेमस है। ठीक है, तो ये पहले यहाँ पे देखे जाते थे, इससे पहले कभी भी आपके इंडियन वाटर्स में नहीं देखेगा। और इंडियन वाटर्स में कहाँ पे देखे गए? ये आपके अंडमान निकोबार में देखे गए हैं। ठीक है, अंडमान एंड निकोबार में ये सब देखने को मिला है। ठीक है, तो अब इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि क्या क्या है। तो कौन कौन से ये जो चार स्पीसीज है, इनका क्या नाम है। ठीक है, और किसमें इन्होंने वो है, इनकी फैमिली का जो मेन फैमिली है, जीनस है, उसका नाम क्या है? ट्रंकेटोफ्लेबिलम है। ठीक है, अब ये ट्रंकेटोफ्लेबिलम जो है, ये टी से हम डिनोट करेंगे आगे सारे नाम, क्योंकि नाम जो है बड़े लंबे हैं और थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन में प्रॉब्लम हो सकती है, तो इसलिए हम टी से डिनोट करें। तो ट्रंकेटोफेबुलम, इसका जो पहली फाइंडिंग्स है, पहली जो स्पीसीज है, वो ट्रंकेटोफेबुलम क्रैससम है, क्रैसम है। ठीक है, दूसरा टी इनक्रेस्टेटम है, तीसरा है आपका टी एक्यूलेटम है, और चौथा है आपका टी इरेगुलरली है। ठीक है, तो ये आपके कहाँ पे दिखे आपका? ठीक है, इंडियन वाटर्स में दिखे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहले यहाँ पे आपको देख लो, जो ये फिगर देख रहे हो, ये आपके वही है, स्पीसीज के फिगर है, जो ट्री ट्री कार्कसम है, ट्री इनक्रस्टेटम है, ट्री एक्यूलेरम एक्यूलेटम है, और आपका टी इरेगुलरिटी है। सॉरी, प्रोनाउंसिएशन में प्रॉब्लम हो, क्योंकि साइंटिफिक नेम और भी बायोलॉजिकल और आपके जूलॉजिकल नेम टफ होते हैं, सिंपल नेम्स नहीं होते, तो इसलिए मुश्किल होता है। जो बायोलॉजी जूलॉजी के आपके स्टूडेंट्स होते हैं, उनको क्या हैबिट हो जाती है, तो उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होती। ठीक है, तो मेरे प्रोनाउंसिएशन में प्रॉब्लम हो तो उसके लिए सॉरी। ठीक है, तो ये जो फिगर है, तो क्या आपने बैरियर रीफ पहले पढ़े ही होंगे, ये इतने सुंदर होते हैं, बहुत ही सुंदर होते हैं। अगर आपने डाइविंग की है लाइफ में कभी, या फ्यूचर में करोगे, या आप ऑनलाइन भी ना देख सकते हो, बहुत सुंदर होते हैं, कलरफुल होते हैं, डिफरेंट कलर्स के ये होते हैं, और पानी के अंदर ये एक तरह बल्ब की तरह जलते हैं, एलईडी की तरह जलते हैं, चमकते हैं, बहुत सुंदर लगता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब जैसे कि हमने पीछे डिस्कस किया, कहाँ पे आपके अंडमान निकोबार जो आइलैंड है, वहाँ के वाटर्स में देखे गए। ठीक है, अब यहाँ पे दो वर्ड हम डिस्कस करेंगे, एक तो एजोजेंथिलेट कोरल्स, और दूसरा आपका जूजेंथिलेट कोरल्स। ठीक है, अब जो जूजेंथिलेट कोरल्स होगी, उनकी नई स्पीसी, वो अलग स्पीसीज है, और जो एजोजेंथिलेट कोरल्स है, उनकी नई प्रॉपर्टीज है, नई स्पीसीज है। इनके बारे में पढ़ लेते हैं क्या क्या है। जो एजोजेंथिलेट कोरल्स है, देखिए एजो मतलब ए लग गया यहाँ पे, तो आप जानते हो ए आपका कहीं कहीं नेगेटिव का मतलब सेंस देता है, ए मतलब नोट। यानी कि जो जुजेंथिलेट आपका कोरल्स है, उसकी प्रॉपर्टी से बिल्कुल डिफरेंट होंगे, जैसे उनका हैबिटेट होगी उससे डिफरेंट होंगे एजोजेंथिलेट कोरल। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं इसमें। एजोजेंथिलेट कोरल्स क्या है? ये ग्रुप ऑफ कोरल्स है। ठीक है, जैसे कि हमें नाम से ही पता लग रहा है, ये क्या है, जो कि आपके, ये किसको कंटेन नहीं करते? जूजेंथिलेट कोरल्स को कंटेन नहीं करते हैं, क्योंकि अब एजोजेंथिलेट है तो यानी कि जूजेंथिलेट तो होंगे नहीं। ठीक है, अब जूजेंथिलेट की प्रॉपर्टी ये है, ये सन से अपना क्या लेते हैं? सन से एनर्जी
एनर्जी लेते हैं। मगर एजोजेंथिलेट क्या है, सन से एनर्जी नहीं लेते। ये देखिए यहाँ पे ये कर नूरिशमेंट, डिराइव नूरिशमेंट नॉट फ्रॉम सन। तो इसने यहाँ पे बोल दिया है कि जो आपके एजोजेंथिलेट कोरल्स है, डिराइव नूरिशमेंट, जो अपनी एनर्जी है, खाना है, जो फोटोसिंथेसिस के थ्रू खाना बनाएंगे, वो आपका सन से एनर्जी नहीं लेते हैं। ठीक है। और ये कहाँ से लेते हैं फिर, बल्कि ये कैप्चर करते हैं डिफरेंट फॉर्म ऑफ प्लैंकटन। ठीक है, जो डिफरेंट फॉर्म ऑफ प्लैंकटन्स होती है उनको ये कैप्चर करते हैं, उनसे ये अपना खाना बनाते हैं, एजोजेंथिलेट। जबकि जूजेंथिलेट ये आपके क्या होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं। यूनिसेलुलर जो कि जिनमें एक सेल होती है। अब देखिए हर बॉडी एक सेल से मिलकर बनी हुई है। सेल में आपके माइटोकॉन्ड्रिया होता है, आरएनए डीएनए होता है, सारी चीज उसी के अंदर होती है। सेल से ही पूरी बॉडी मिलकर बनी होती है। ठीक है, इसमें एक सेल होती है। ठीक है, ये गोल्डन ब्राउन एल्गी होती है। देखो आप यहाँ पे फिगर में देख रहे होंगे, ये एक तरह की एक सेल है जी। इनको आप क्या बोलते हैं, जूजेंथिलेट बोल सकते हैं, जूजेंथिलेट कोरल्स बोल सकते हैं। ये गोल्डन ब्राउन कलर की एक तरह की एल्गी होती है। एल्गी देहाती लैंग्वेज में आपकी क्या बोलते हैं, एल्गी को बोलते हैं हम काई। जो ग्रीन कलर का, या अब या पानी में आपने देखी होगी डिफरेंट वो लगी हुई काई, जो चिकनी होती है। ठीक है, पानी में लगती है, तैरती रहती है, और पानी के अंदर थोड़ी सी शैलो वाटर्स में आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, ये कहाँ पे रहती है, तो प्लैंकटन के जो सॉरी पहले हम जूजेंथिलेट के बारे में पढ़ लेते हैं। जूजेंथिलेट या तो किस पे वो करेंगे, जिंदा रहते हैं, या तो प्लैंकटन में जिंदा रहेंगे, या ये टिश्यू के अंदर रहते हैं। जो ऑर्गेनिज्म रहती है उसके टिश्यू के अंदर ये जीवित रहते हैं, जूजेंथिलेट कोरल। जो जूजेंथिलेट कोरल है ये शैलो वाटर्स में मिलते हैं, यानी कि ज्यादा गहरे वाटर्स में ये आपको देखने को नहीं मिलेगी। जबकि एजोजेंथिलेट कोरल्स जो है ये आपको गहरे वाटर्स में देखने को मिलेंगे, जो डीप सी वाटर्स होते हैं वहां पे देखने को मिलते हैं। इसलिए इन्हें कहा भी जाता है कि डीप सी रिप्रेजेंटेटिव बोला जाता है एजोजेंथिलेट कोरल्स को। ठीक है, तो ये कितनी उसमें देखने को मिलते हैं, 200 मीटर से 1000 मीटर तक की डेप्थ में, जो सी की डेप्थ है उसमें देखने को ये सब मिलता है। अब थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ लेते हैं। जो प्लैंकटन वर्ड यूज है, प्लैंकटन वर्ड क्या है, ये एक तरह की ऑर्गेनिज्म है जो कि आपकी ऑर्गेनिज्म होती है। ये आपके मरीन ड्रिफ्टर्स भी इनको बोल देते हैं। मरीन ड्रिफ्टर्स इसलिए बोला जाता है कि जो आपकी ऑर्गेनिज्म जो मर जाती है या आपके समुद्र के किनारे पे आ जाते हैं, किस वजह से, टाइड की वजह से, जो आपके सी करंट्स होते हैं उनकी वजह से ड्रिफ्ट हो जाती है अंदर से, समुद्र के अंदर से समुद्र के किनारे पे, यानी कि आपके शोर पे पहुंच जाती है प्लैंकटन, और वहां पे आके डेड हो जाती है। या आपकी अगर डेड भी नहीं होती, थोड़ा जिंदा भी रहती है, तो आपका कहने का मतलब ये एजोजेंथिलेट जो कोरल्स है ये इन्हीं को खा के जिंदा रहते हैं, प्लैंक्टन्स को। ठीक है, प्लैंक्टन से आपके पूरी तरह से ऑर्गेनिज्म होते हैं, यानी कि कई टाइप की ऑर्गेनिज्म होगी, छोटी है, बड़ी, या आपके पेड़ पौधों की हो, या कोई आपकी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो, वही सब ये चीजें होती हैं जिनको आप प्लैंक्टन्स बोलते हैं। ठीक है, अब आपका आगे बढ़ते हैं। ये जूजेंथिलेट जो कोरल्स होते हैं ये आप शैलो वाटर्स में होते हैं, प्लैंक्टन्स पे, या फिर प्लैंक्टन्स पे जिंदा रहेंगे, या आपके ये ऑर्गेनिज्म पे जिंदा रहेंगे। ठीक है, ये इनमें जूजेंथिलेट और इसमें हमने देखने को मिला। और अब ये जो आपका पॉइंट है ये आपका एजोजेंथिलेट कोरल्स के बारे में है। ये हार्ड होते हैं, जबकि जूजेंथिलेट कोरल्स आपके सॉफ्ट होते हैं। ये हार्ड कोरल्स होते हैं, और ये क्योंकि हार्ड कोरल्स कैसे होगी, क्योंकि उन्हें कंप्रेस किया होगा, हाईली कंप्रेस स्केलेटन स्ट्रक्चर होती है। स्केलेटन स्ट्रक्चर आपकी कैल्शियम कार्बोनेट की होती है, जो कि कैल्शियम कार्बोनेट होता है उस पे, जो कि ये प्लैंकटन होता है उस पे, क्योंकि ये जिंदा रहते हैं। ठीक है, ये बहुत ज्यादा हार्ड होते हैं। ठीक है, अब ये अगर स्पीसीज की इनकी बात करें, कितनी स्पीसीज इंडिया में पाई जाती है, लगभग 570 स्पीसीज इनकी पाई जाती है, हार्ड कोरल्स की, जो कि एजोजेंथिलेट कोरल्स है उनकी पाई जाती है, जिसमें से 90% तो आपके अंडमान निकोबार के पास में ही पाए जाते हैं, यानी कि अंडमान निकोबार में ही ये मिलते हैं 90%। ठीक है, 570 स्पीसीज जो इंडिया में मिलती है उसमें से तो अंडमान निकोबार में 90%, यानी कि 10% आपकी बाकी और दूसरी जगह मिलेगी। ठीक है, ये और ये आपको कहाँ पे मिलते हैं, डीप सी रिप्रेजेंटेटिव ने बोला जाता है, ये हम पढ़ ही चुके हैं। आगे बढ़ते हैं अगली पिक्चर में। अब हम डिस्कस करते हैं कोरल्स के बारे में। मैंने पिछली स्लाइड्स में भी आपको बोला है कि हम इनके बारे में सबको डिस्कस करेंगे। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा हो सकता है आपको कॉम्प्लिकेटेड लगे समझने पर, आपको समझने जब मैं बोल रहा हूँ मेरे वर्ड्स पे ध्यान देना पड़ेगा कि कोरल्स क्या है। देखो कोरल्स तो मेनली किससे बने होते हैं, ये जेनेटिकली आइडेंटिकल ऑर्गेनिज्म से बने होते हैं, जिन्हें हम पोलिप्स कहते हैं। ठीक है, अब वर्ड को सिर्फ आप एज इट इज याद करो, माइंड में बैठा लो। अभी पोलिप्स पे रिसर्च करने की जरूरत है कि पोलिप्स जेनेटिक
जेनेटिकली आइडेंटिकल ऑर्गेनिज्म। कुछ देखो, हम कोरल्स की बात करें, कोरल्स किसे कहते हैं? कोरल्स ये कह लो एक ऑर्गेनिज्म है। ऑर्गेनिज्म किस टाइप की? ऐसी ऑर्गेनिज्म जो आपस में एक जैसी जेनेटिकली आइडेंटिकल है, जिनके जीन एक तरह से आइडेंटिकल है, ठीक है, उनकी बनावट आइडेंटिकल है, उनमें कोई डिफरेंस नहीं है, जीन के पॉइंट ऑफ व्यू से उनमें कोई डिफरेंस नहीं है, तो इसलिए उन्हें जेनेटिकली आइडेंटिकल कोरल्स, वो जो ऑर्गेनिज्म है, उनको ही हम कोरल्स बोलते हैं। और जो ऑर्गेनिज्म होगी उनको दूसरी फॉर्म में हमने बोल दिया पोलिप्स, ठीक है। तो जो ये पोलिप्स होते हैं इनको ही हम कोरल्स बोलते हैं। अब ये पोलिप्स क्या है? ये पोलिप्स जो है एक तरह की एल्गी है, जो कि माइक्रोस्कोपिक एल्गी है, बहुत माइक्रो लेवल पे है, ठीक है, बहुत छोटी होती है, एल्गी होती है, ठीक है, जिन्हें हम जूजेंथिलेट एल्गी भी बोलते हैं। ये जूजेंथिलेट लिविंग ऑर्गेनिज्म भी हमें बोल देते हैं। ये जूजेंथिलेट कहाँ पे रहती है? ये अपने टिश्यूज में रहती है। देखो यहाँ पे आपको फिगर में भी देखने को मिल रहा होगा, इसमें ये जो पोर्शन आपको देखने को मिल रहा है ना, ये वाला, ये आपका यहाँ पे देखो लिखा भी हुआ है, जूजेंथिलेई बोल लिखा हुआ है, ठीक है। अब ये आपका कोरल पोलिप्स है। जो फिगर दिखाया गया है कोरल पोलिप्स है। ये देखो आपका स्केलेटन है, ये स्केलेटन पे जिंदा है, ठीक है। कोरल पोलिप्स किस पे जिंदा रहता है? हमने पिछली फिगर में देखा, स्केलेटन पे जिंदा रहते हैं, वो स्केलेटन से अपना खाना बनाते हैं, ठीक है। और जो आपकी ये इसके ऊपर क्या है? ये आपकी क्या है? ये लिंकिंग पॉलिप्स है, ठीक है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे लिंकिंग पॉली, लिविंग टिश्यू लिंकिंग पॉलिप्स, यानी कि लिंकिंग पॉलिप्स हो गए, ठीक है। अब आपका ये क्या, जो ये क्या नाम, अब इसके पोर्शन को ले लो, जो है आपका ये वाला पोर्शन, मान लीजिए इसका जो है ऊपर का ये वाला माउथ कहलाता है आपका, ठीक है। ये माउथ यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, ये माउथ कहलाता है। और ये आपका निमेटो सिस्ट बोलते हैं इसको, निमेटोसिस्ट। ये जो पोर्शन होता है जिस पे आपके पॉइंट्स देख रहे होंगे ना, व्हाइट व्हाइट, इनको निमेटोसिस्ट बोलते हैं, ये स्टिंगिंग सेल्स बोलते हैं। इससे ही अपना मतलब दूसरी जगह पोर्स की तरह खाना लेते हैं। और ये वाला इसका माउथ हो गया, ठीक है। अब इस पोर्शन को आप अगर एनलार्ज करके देखो, तो एनलार्ज करके दो चीजें इसमें पता लगती है। एक तो आपको देखने को मिलता है निमेटोसिस्ट देखने को मिलती है, और दूसरे में जूजेंथेली देखने को मिलती है। तो यानी कि जो इसका ये पोर्शन है जिसमें ये हाथ से इसके दिख रहे होंगे, ठीक है, और ये ब्रांच दो दिख रही है, ये दो पॉइंट से मिलकर बनी है निमेटोसिस्ट और आपका जुजेंथेली, ठीक है। जो आपका वायलेट कलर दिख रहा है, इसको जुजेंथेली बोलते हैं, ठीक है। तो ये इसके टिश्यू के अंदर होती है, तो टिश्यू के अंदर ये आपको पोलिप्स के अंदर ये देखने को मिलेगी, ठीक है। ये कोरल पोलिप्स है और उसके टिश्यू के अंदर जुजेंथेली है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक। अब देखिए थोड़ा सा इस पे ज्यादा इसलिए बोलना पड़ रहा है क्योंकि इसे समझना जरूरी है, ठीक है। अब जो कोरल्स और एल्गी जो होती है, ये दोनों में एक आपका बहुत ही म्यूचुअलिस्टिक इंटर रिलेशनशिप होता है। यानी कि ये इसको खाना प्रोवाइड करती है और ये इसको एनर्जी प्रोवाइड करती है। ये एक दूसरे की जरूरत प्रोवाइड करती है, यानी कि ये इसका कॉम्प्लीमेंट है, ये इसका कॉम्प्लीमेंट है, एक दूसरे के बगैर ये डेड है, ठीक है। तो इसलिए बोला जाता है कि म्यूचुअल रिलेशनशिप है। म्यूचुअल रिलेशनशिप मतलब गिव एंड टेक की रिलेशनशिप है। कहते हैं ना म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग जिसे हम बोलते हैं। जैसे म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग में क्या होता है कि अगर आप कुछ कहो तो दूसरा समझ जाए, दूसरा कुछ कहे तो आप समझ जाए, यानी कि एक दूसरे को कोई कंप्लेन करने का मौका ना मिले। तो वही म्यूचुअल, पारस्परिक, एक दूसरे में इतनी समझदारी, इतना रिलेशनशिप है कि एक दूसरे के पे इतने डिपेंडेंट है कि उनके बगैर एक दूसरे अधूरे हैं। तो ये म्यूचुअल रिलेशनशिप का कंसेप्ट यहाँ पर कोरल्स वो एल्गी, यानी कि एक एक तरह से एक दूसरे के आइडेंटिकल है। तो जो कोरल्स क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं, जूजेंथिली को क्या प्रोवाइड करते हैं? ऐसे कंपाउंड प्रोवाइड करते हैं जिससे कि उनका फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस है वो हो सके, ठीक है। अब ये क्या कर रहे हैं कि फोटोसिंथेसिस से क्या बनता है? खाना बनता है, ठीक है। अब देखो क्योंकि जो आपके ये है जूजेंथिली है, ठीक है। अब जूजेंथिली है, उन्हें तो क्या चाहिए? लाइट चाहिए, लाइट से खाना बनता है। अब लाइट तो उनके पास तो डायरेक्ट पहुंचेगी नहीं क्योंकि नीचे समुद्र के अंदर रहते हैं, तो उन्हें कोई माध्यम चाहिए होगा जिससे कि ये अपना वो कुछ लाइट से कुछ दूसरे कंपाउंड से आपका खाना बना सके। तो ये कोरल्स क्या प्रोवाइड करते हैं? जो इस कोरल्स आप देख लोगे, ये प्रोवाइड करेगी इसे जूजेंथिली, ठीक है। वो जूजेंथिली को क्या प्रोवाइड करेंगे? ऐसे कंपाउंड प्रोवाइड करते हैं जिससे कि इसका खाना बन सके, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस हो सके, ठीक है। और जबकि जूजेंथिली क्या करते हैं? ये जूजेंथिली जो कोरल्स को क्या सप्लाई करते हैं? ऑर्गेनिक प्रोडक्ट सप्लाई करते हैं फोटोसिंथेसिस के लिए। तो यहाँ पे जो ये लाइन आपको जो है पॉइंट देखने को मिला कि कोरल्स और एल्गी, जो हम जूजेंथिली है, माइक्रोस्कोपिक एल्गी को हम जूजेंथिली बोलते हैं ना, ठीक है, इनमें म्यूचुअल रिलेशनशिप है। तो इसका मतलब यही हुआ ना, यहाँ पे जो दोनों पॉइंट एक दूसरे के पूरक है, कॉम्प्लीमेंट्री, यानी कि कोरल्स क्या प्रोवाइड कर रहे हैं? जूजेंथिली को कंपाउंड्स प्रोवाइड कर जिससे कि उनका सिंथेसिस हो सके। कोरल्स जूजेंथिली को कंपाउंड प्रोवाइड कर रहे हैं और जूजेंथिली ऐसी ऑर्गेनिक प्रोडक्ट प्रोवाइड कर रही है जिस किसको? कोरल्स को।
तो ये एक दूसरे को खाना प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, अब जैसे कौन ऑर्गेनिक कौन कौन से प्रोडक्ट, जैसे कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट को यूटिलाइज करा जाएगा कोरल पॉलिप्स के द्वारा सिंथेसिस प्रोसेस में, जिससे कि वो खाना बनाएंगे, खाने से जिससे कैल्शियम कार्बोनेट का जिससे स्केलेटन वो फॉर्म होता है। ठीक है, अब जूजेंटली जो है वो क्या है, रेस्पॉन्सिबल किसके लिए, जो कोरल आपके जो कलर्स होता है कोरल्स का, उसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। यानी कि अगर आपको क्वेश्चन आ जाए, उसमें पूछा जाए कि जो कोरल्स रीफ होते हैं उनका जो कलर्स होता है वो उसके लिए कौन कौन सी चीज रेस्पॉन्सिबल होती है, तो उसमें आपको ऑप्शन लगाना है जूजेंटली रेस्पॉन्सिबल होते हैं। जो इनका ब्यूटीफुल और यूनिक कलर होता है उसकी वो कौन रेस्पॉन्सिबल होता है, उसके लिए जूजेंटली रेस्पॉन्सिबल होती है। ये आप देख रहे हो, देखो ये कलर दिख रहा है ना, ये ही कलर होता है जो आपको चमकता है, जैसे आपने पिछले फिगर्स में देखा होगा। देखो कितना सुंदर सुंदर इसमें कलर चमक रहा है, कहीं पे ग्रीन, कहीं पे रेडिश, कहीं पे ब्राउन, कहीं पे वायलेट, कहीं पे येलो। ये जो कलर चमक रहा है, जो सुंदर ये दिखते हैं, इसी वजह से दिखते हैं। देखो कितनी अच्छी पिक्चर्स है, कितना सुंदर पिक्चर है अंदर से जो लिया गया, ये देखिए। एक मुझे ध्यान आ रहा है, अगर आपने रामायण देखी हो, रामायण में जब लक्ष्मण को तीर लग जाता है और हनुमान जी संजीवनी जड़ी बूटी लेने जाते हैं, जो संजीवनी जड़ी बूटी जो संजीवनी पर्वत है वहां पे लेने जाते हैं, उस पर पर्वत पे लेने जाते हैं, तो उस पर्वत पे जब वो पहुंचते हैं तो वहां पर इसी तरह के वो जो दिखाए गए, जब वो सॉन्ग चलता है कि झिलमिल करे पर्वत सारा, उजियारा ही उजियारा, ये भव्य पहाड़ सुरक्षित है देवो गंधर्वो द्वारा। तो वो जो है झिलमिल करे पर्वत सारा, उजियारा ही उजियारा। अब वहां पर उस टाइम पे तो इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, तो अब ये जो लाइन बोली है कि झिलमिल करे पर्वत सारा, है तो लाइट्स ही पॉसिबल हो सकता है ना। लाइट्स कहाँ से चमक रही है, कि ये कोरल पोलिप्स, ये जो चमकते हैं पानी के अंदर, उसी वजह से चमकते हैं। वहां पे वो थे कोरल पोलिप्स थे जो चमक रहे थे। ठीक है, अब इनको एक वर्ड और ध्यान रखा जाए जाना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। इनको जो आपके ये जो है कोरल पोलिप्स है, इनको रेन फॉरेस्ट ऑफ सी भी बोला जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखने वाली बात है, रेन फॉरेस्ट ऑफ सी भी बोला जाता है। अब टू टाइप के कोरल पोलिप्स होते हैं, एक तो आपको एजुजेंथली जेंथली कोरल पोलिप्स हो गए जो हार्ड होते हैं और अब शैलो वाटर्स में देखने को मिलते हैं, ये रीफ्स बनाते हैं। और जो आपका जूजेंथली कोरल पोलिप्स आप वो जो सॉफ्ट होते हैं और डीप वाटर्स में रहते हैं, ये आपके डार्क कोल्ड वाटर्स में देखने को मिलते हैं। ठीक है, ये हमने पढ़ा इसके कोरल पोलिप्स के बारे में। अगला आर्टिकल है हमारा ट्विन डेफिसिट प्रॉब्लम के बारे में। ये ट्विन डेफिसिट प्रॉब्लम क्या है और ये क्यों न्यूज में आई है, देखिए। अभी क्या है, फाइनेंस मिनिस्ट्री की एक कमेटी होती है, जो बाई मंथली कमेटी होती है, मंथली कमेटी जो रिव्यू कमेटी होती है, जो रिव्यू करती है आपकी इकोनॉमिक सिचुएशन को, रिव्यू करती है इंडिया की इकोनॉमिक सिचुएशन को रिव्यू करके। उन्होंने एक तरह से सावधान किया है, क्वेश्चन देखिए यहाँ पे लिखा है, क्वेश्चन सावधान किया है। उन्होंने बोला है कि ये जो ट्विन डेफिसिट प्रॉब्लम्स है जो कि इंडियन इकोनॉमी में हो सकती है, सावधान किया, ये ऐसा हो सकती है, इसका दोबारा से री इमरजेंस देखने को मिलता है। यहाँ पे देखो वर्ड यूज किया है री इमरजेंस, री इमरजेंस देखने को मिल सकता है। अब ऐसा री इमरजेंस देखने को कैसे मिल सकता है, क्योंकि इसका री इमरजेंस मतलब री इमरजेंस यानी कि ये पहले भी हुई है फ्यूचर में, ओ सॉरी पास्ट में पहले भी हुई है। तो अब ये क्या है, कैसी ये ट्विन डेफिसिट प्रॉब्लम, इसके बारे में हम जानेंगे और ये क्यों होती है, पहले पढ़ लेते हैं। ये जब कमोडिटीज के प्राइस बहुत हाई हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं, और सब्सिडीज का बर्डन गवर्नमेंट के ऊपर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, तो इससे दो तरह की आपका प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। कौन सी, एक तो आपका फिजिकल डेफिसिट बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा और करंट अकाउंट डेफिसिट भी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। यहाँ पे इस फिगर में आप देखिए, इस फिगर में बजट डेफिसिट बहुत ज्यादा बढ़ गया और ट्रेड डेफिसिट बहुत ज्यादा, इतने डेफिसिट बढ़ गए, ये दोनों आपको अपने आप को बैलेंस कर रहे हैं, यानी कि इनमें दोनों में कोई भी डिफरेंस नहीं रहता, भी एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं। यानी इतने ज्यादा बढ़ गए कि कमोडिटीज के प्राइस ज्यादा हो गए और सब्सिडीज का बर्डन कैसे है, जैसे पेट्रोल की सब्सिडीज हो गई, आपकी पावर सब्सिडी होगी, फर्टिलाइजर सब्सिडी होगी, फूड सब्सिडी होगी, इस तरह का जो सब्सिडी का बर्डन किस पे पड़ता है, गवर्नमेंट देती है। गवर्नमेंट कहाँ से, अपनी जेब से तो पैसा देगी, ओवरऑल पीपल ऑफ इंडिया पे ही पड़ेगा। तो सब्सिडीज का जब बर्डन पड़ता है, ये कहाँ से देगा पैसा गवर्नमेंट, तो एक्सचेकर से देगा, जहाँ से जो हमारा टैक्स का पैसा जाता है। तो ओवरऑल आपके करंट अकाउंट डेफिसिट और फिजिकल डेफिसिट ये बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो ये ऐसा हुआ है कि ये दोनों बहुत ज्यादा बढ़ने के चांसेस बहुत ज्यादा है, इसलिए ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो रही है। ठीक है, अब ऐसा बोला गया कि पहली बार गवर्नमेंट ने इसे क्लियरली क्लियरली इसके ऊपर बात की है और ये बोला कि फिजिकल स्लिपेज की जो प्रोबेबिलिटी ज्यादा बढ़ गई है। देखो यहाँ पे ये आर्टिकल भी पब्लिश हुआ बिजनेस स्टैंडर्ड में, उसमें बोला इंडिया फेसिंग ट्विन डेफिसिट प्रॉब्लम ड्यू टू कमोडिटी प्राइसेस
कमोडिटी प्राइसेस और सब्सिडी, ठीक है, फाइनेंस मिनिस्ट्री ने ये बोला है, ठीक है। ये करंट फिस्कल ईयर में फिस्कल स्लिपेज की वजह से ये आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे अब इसके बारे में जो रिपोर्ट रिलीज किया उसमें क्या क्या इन्होंने हाईलाइट्स किया हुआ है, बोला है कि वर्ल्ड जो है ये इसकी ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि जो आपका स्टैगफ्लेशन की समस्या को फेस करेगा ही करेगा और कर रहा है, ये एक पॉइंट बोला गया है। दूसरा ये बोला गया इंडिया के कंटेक्स्ट में कि इंडिया में तो वैसे तो स्टैगफ्लेशन की जो समस्या है वो है तो, मगर उसमें रिस्क बहुत कम है, उससे बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा इंडिया को स्टैगफ्लेशन की समस्या, क्योंकि क्योंकि इंडिया ने बहुत ही अच्छी तरह से अपनी पॉलिसीज को स्टेबलाइज कर लिया और स्टेबिलिटी में उसने प्रूडेंस दिखाई है, यानी कि अपनी बुद्धि का प्रयोग करके अपनी पॉलिसी को इस तरह से स्टेबलाइज किया है कि स्टैगफ्लेशन की समस्या को आसानी से वो टैकल कर पा रहे हैं। जबकि इंडियन जो फाइनेंशियल मार्केट है उसमें पिछले जो 8 महीने में बहुत ज्यादा एफडीआई जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट का आपका आउटफ्लो देखने को मिला है, यानी कि जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने इंडिया की मार्केट में खूब पैसा इन्वेस्ट किया होता वो आउटफ्लो देखने को मिला है। इससे ये क्या प्रॉब्लम होगा कि जो आपकी जीडीपी ग्रोथ आउटलुक है वो बहुत ज़्यादा वीक हो जाएगा, और इससे क्या समस्या बढ़ जाएगी, इसकी आपकी ट्विन डेफिसिट प्रॉब्लम जो है वो एग्जासर्बेट हो जाएगी। एग्जासर्बेट होने का मतलब है बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। ये प्रॉब्लम है आपकी फ्लैग स्टैगफ्लेशन की वजह से, ये प्रॉब्लम नहीं आएगी, जो कि आपका आपका फॉरेन इन्वेस्टमेंट आउटफ्लो जो देखने को मिला उसकी वजह से ये प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि स्टैगफ्लेशन तो हमने थोड़ा सा स्टेबलाइज कर लिया हमारी पॉलिसीज की वजह से। और दूसरी इवेंट जिसके बारे में प्रिडिक्शन की जा रही है, ब्लैक स्वान इवेंट। ब्लैक स्वान इवेंट में क्या है, ये एक तरह का जो कॉम्बिनेशन है आपकी शॉक्स का, यानी ऐसे धक्के ऐसे शॉक्स ऐसी इवेंट होगी जो एक साथ आएगी। एक साथ कहते हैं ना कि जब भगवान जो प्रॉब्लम देता है तो छप्पर फाड़ के देता है, मुसीबत छप्पर फाड़ के आती है, एक साथ आती है। तो उसी तरह से ब्लैक स्वान इवेंट में एक तरह से छप्पर फाड़ के मुसीबतों का आना एक साथ आएगी। तो इसमें ये क्या बोला गया कि इससे क्या फर्क पड़ेगा, जो 5% जो चांस बढ़ जाएगा आउटफ्लो की, यानी कि जो आपका फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट जो है इंडिया के अंदर उसमें 7.7% ऑफ जीडीपी का आपको डाउन देखने को मिलेगा, ठीक है, क्योंकि 5% आउटफ्लो के चांस बढ़ जाएंगे। इससे जो शॉर्ट टर्म ट्रेड क्रेडिट जो होता है उसका रिटेंचमेंट देखने को मिलेगा जीडीपी में, जीडीपी यानी कि 3.39% डाउन आने के चांस इससे हो जाएंगे। इससे ब्लैक स्वान इवेंट में इतना बुरा प्रभाव इंडिया की इकोनॉमी पे जीडीपी पे देखने को मिलेगा। अब जो ये ट्विन डिफेंस प्रॉब्लम है इसका इम्पैक्ट क्या होगा, इससे इंपोर्ट बहुत ज़्यादा महंगा हो जाएगा, क्योंकि सब्सिडी का बर्डन ज़्यादा है, चीज़ें महंगी हो रही तो इंपोर्ट बहुत ज़्यादा महंगा हो जाएगा, क्योंकि बाहर से हम चीज़ें खरीदेंगे तो वो महंगी बिकेगी, क्योंकि ऑल ओवर, क्योंकि यहाँ पहली पॉइंट पे बोल दिया गया ना, वर्ल्ड में स्टैगफ्लेशन की समस्या बहुत ज़्यादा महंगी हो जाएगी, क्योंकि स्टैगफ्लेशन क्या है कि फूड के प्राइसेस में चीज़ों के प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाता है, लोगों के पास पैसा नहीं रहेगा, अनएम्प्लॉयमेंट रहेगा, पैसा नहीं रहेगा तो पैसों खरीदेंगे उनके लिए चीज़ महंगी हो जाएगी, और आपका रुपया जो है उसकी वैल्यू डिग्रेड हो जाएगी। तो ये सब इसमें बोला गया। आगे बढ़ते हैं, अब हम कुछ की टर्म्स को डिस्कस कर लेते हैं। फिस्कल डेफिसिट क्या होता है? देखिए, जो फिस्कल डेफिसिट है गैप है किसके बीच में, जो गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर होता है और जो रिसिप्ट होते हैं। रिसिप्ट मतलब टोटल कमाई, एक्सपेंडिचर मतलब टोटल खर्चा। जब कहते हैं ना कि आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया, कि आपकी आमदनी यानी कमाई तो मान ली 2 रुपया और खर्चा आपका 2.5 है, अगर दोनों को माइनस करें तो -0.5 होता है, यानी कि आपका जो खर्चा है वो 0.5 रुपए और बढ़ गया है, यानी कि आप 0.5 रुपए को उधार लोगे अब। तो उधार लोगे तो इससे आपका फिस्कल डेफिसिट यानी कि आपका बजट गड़बड़ा जाएगा। तो यहाँ पे यही बोला जाता है फिस्कल डेफिसिट में क्या है, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रेसिप्ट, यानी कि इनकम कम है आपकी और एक्सपेंडिचर ज्यादा हो गया, यहाँ पे इस फिगर में आप देख सकते हो। ये चीजें बोली गई। करंट अकाउंट डेफिसिट की अगर बात करें, वो क्या है, वो क्या मेजर करता है, वो ये मेजर करता है जो आपका गुड्स जो सामान है और सर्विसेज है, जो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, जैसे आईटी सेक्टर में सर्विसेज प्रोवाइड हो गई, या आपकी हॉस्पिटैलिटी की सर्विसेज होगी, जिससे जो कमाई होती है, और जो हम फूड सप्लाई करते हैं और फूड की जो सब उस फूड नहीं जितने भी सारे आपके फिजिकल प्रोडक्ट है, जो गुड्स है उनकी जो सप्लाई होती है आपके या तो आपके कंट्री के अंदर है बाहर, उससे जो पैसा आता है, और जो इन्वेस्टमेंट होता है जो, और इन अंदर कंट्री के अंदर
और कंट्री के बाहर, इस सारी चीज़ों को मेजर करता है और इससे जितना भी आपका अकाउंट में डेफिसिट देखने को मिलता है, जो कमाई होती है उससे जो डेफिसिट देखने को मिलता है, उसको ही आपको क्या नाम करंट अकाउंट डेफिसिट बोला जाता है। ये क्या रिप्रेजेंट करता है, कंट्री के जो फॉरेन ट्रांजेक्शन्स होते हैं उसमें जो डेफिसिट देखने को मिलता है उसको ही करंट अकाउंट डेफिसिट बोला गया है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या क्या ये किस किस वजह से होता है, ये आपका आपका जो अनकॉम्पिटिटिव एक्सपोर्ट होता है, एक्सपोर्ट आपका मान लो कॉम्पिटिटिव नहीं है, एक्सपोर्ट मान लो आप मतलब कम कर रहे हो, इंपोर्ट ज़्यादा हो रहा है तो उस वजह देखने को मिलेगा। कंज्यूमर की जो स्पेंडिंग बहुत ज़्यादा हो जाएगी, यानी कि आपके स्पेंडिंग ज़्यादा कर रहे हैं, ठीक है, आपकी कमाई कम है तो वो देखने को मिलेगा। और ओवरलोड एक्सचेंज रेट हो जाएगा, ओ सॉरी ओवर वैल्यूड एक्सचेंज रेट हो जाएगा, यानी कि एक्सचेंज रेट की आप ओवर वैल्यूड हो जाएगी तो इन्फ्लेशन ज़्यादा हो जाए, यानी कि चीज़ों की महंगाई ज़्यादा हो जाए और आपका एक्सपोर्ट सेक्टर जो है डिक्लाइन कर जाए, डाउन कर जाए, यानी कि एक्सपोर्ट कम हो इम्पोर्ट ज़्यादा हो उस केस में। और इसका फॉर्मूला ये है, सी ए करंट अकाउंट डेफिसिट, एक्स मीन्स एक्सपोर्ट, एम मीन्स इम्पोर्ट, प्लस आपका जो एन वाई है ये नेट इनकम है जो एब्रोड से यानी कि विदेश से टोटल कंट्री से जो नेट इनकम आपकी हुई है, और एन सी टी मतलब ये नेट करंट ट्रांसफर जितना आपका ट्रांसफर हुआ है वो है, यानी कि एक्स माइनस एम, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट प्लस नेट आपकी इनकम फ्रॉम अब्रॉड प्लस नेट करंट ट्रांसफर, ये इसका फॉर्मूला है आपका किसका, करंट अकाउंट डेफिसिट का। आगे बढ़ते हैं, स्टैगफ्लेशन की क्या डेफिनेशन है। स्टैगफ्लेशन इस फिगर से समझते हैं, यानी कि इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत ज़्यादा डाउन हो जाती है, स्लो हो जाती है, इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, महंगाई बढ़ जाती है, चीज़ों के दाम बढ़ जाते हैं और एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ जाता है, ऐसी सिचुएशन को आप स्टैगफ्लेशन बोलते हैं। ठीक है, अगला अगला पॉइंट है हमारा ब्लैक सवान इवेंट के बारे में। ब्लैक सवान इवेंट क्या है, जो हम पीछे भी डिस्कस कर चुके हैं, कॉम्बिनेशन एडवर्स शॉक्स है, एडवर्स इवेंट्स है जो कि एक साथ पूरे वर्ल्ड में आपका महसूस की जाएगी और की गई है, की जाती रही है। ठीक है, ब्लैक स्वान इवेंट में देखिए ये दोनों टाइप के हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं। ये क्या है, इसके सीवियर रिपरकशन देखने को मिलेंगे पूरे वर्ल्ड में, यानी कि नेगेटिव इफेक्ट ज़्यादा देखने को मिलेंगे। और ये प्रिडिक्ट नहीं की जा सकती, पहले से प्रिडिक्ट नहीं की जा सकती इवेंट तब आई, जैसे हम इकोनॉमी को प्रिडिक्ट करते हैं कि इस बार इंडिया की इकोनॉमी 7.9% रहेगी, ग्रोथ करेगी या 10% ग्रोथ करेगी, इंडिया की 2025 तक या 2030 तक 5 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी हो जाएगी, इतनी हो जाएगी। ठीक है, तो उस तरह की जो एड वो होती है वो हम नहीं कर सकते। इस इवेंट में क्या बोला गया, कैटास्ट्रोफिक जो इवेंट है ये आपको पूरे हाई लेवल पर देखने को मिलेगी, पूरी ग्लोबल इकोनॉमी में साइंस, लॉजिक और एस्ट्रोनॉमी सब फेल हो जाएगी, क्योंकि ये कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकते और जो प्लानर थिंकर है ये प्लान नहीं कर पाएंगे इस इवेंट का। ठीक है, इसके एग्जाम्पल ये बताए गए, जैसे फिनेंशियल क्रैश हुआ था 2008 में यूएस में, जिम्बाब्वे में आपका क्या नाम हाइपरफ्लेशन आया था 2008 में, 2001 में डॉट कॉम बबल जो हुआ था, और 9/11 का जो अटैक हुआ था, और आपका ब्रेग्जिट हुआ, ये सब आपकी एग्जाम्पल्स है ब्लैक इवेंट की। ठीक है, ये सब इसमें बोला गया है। ठीक है, हम एक और आगे बढ़ते हैं। अगला आर्टिकल हमारा वन नेशन वन राशन कार्ड के बारे में। देखिए अभी ये न्यूज में इसलिए आया है कि इंडिया ने जो इंडिया का जो आसाम स्टेट है वो 36वां स्टेट बन गया है जहाँ पे वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम जो है अच्छी तरह से इम्प्लीमेंट कर दी गई है। अब इसके अकॉर्डिंग वन नेशन वन राशन कार्ड जो प्रोग्राम है वो पूरे इंडिया में सभी स्टेट में, यूनियन टेरिटरीज में इम्प्लीमेंट किया जा चुका है। ये क्या है, ये फूड सिक्योरिटी को इंश्योर करता है पूरे थ्रू आउट कंट्री। ठीक है, अब गवर्नमेंट ने इसी के तहत मेरा रेशन एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च की थी कोविड के दौरान, जिससे कि जो जिनको क्योंकि आप जानते हैं कोविड के दौरान कि खाने की कितनी समस्याएं हो गई थी, क्योंकि पूरा संपूर्ण लॉकडाउन लग गया था, तो इससे गरीबों को, जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, मैक्सिमम जनता को उनके घर पे डोर स्टेप पे राशन कार्ड और राशन प्रोवाइड करा जा सके। जो माइग्रेंट थे, जब कोविड हट गया, माइग्रेंट को समस्या होती है, जो माइग्रेंट लेबर्स होती है वो अपने स्टेट से दूसरे स्टेट में जाते हैं, मगर राशन कार्ड उनका उसी के स्टेट का बना रहता है, उसी उनके राशन कार्ड पे दूसरे स्टेट में जहाँ पे वो काम कर रहे हैं वहाँ पे उन्हें राशन नहीं मिल पाता है, बहुत सारी समस्याएं रहती है। तो इसलिए ये वन नेशन वन राशन कार्ड वाली जो स्कीम है, ये जो है वन नेशन वन राशन कार्ड जो बनाया है गवर्नमेंट ने, इससे अब कोई भी लेबर किसी भी स्टेट में वहाँ पे किसी भी आपकी जो राशन शॉप पे जाके वो राशन को अवेल कर सकता है, जिसके लिए भी एंटाइटल्ड है, एलिजिबल है। तो इसमें यही बताया गया है कि जो आपका मैक्सिमम एडवांटेज को वो
ONORC प्लान के तहत अवेल कर सकता है। ये मोबाइल ऐप क्या करता है, ये एक तरह से रियल टाइम बेसिस पे इंफॉर्मेशन भी प्रोवाइड करता है बेनिफिशियरीज को कि हाँ आपकी आप यहाँ पे रहते हो और आप इस स्टेट में रहते हो, आपके अकॉर्डिंग ये दुकान है, यहाँ पे आपका राशन मिल सकता है, इस डेट को राशन मिल रहा है तो आपको अवेल कर सकते हो। ये 13 लैंग्वेज में अवेलेबल है। देखिए कितना अच्छा अरेंजमेंट किया हुआ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। यहाँ पे अब जो हमने डिस्कस कर लिया कि भाई नेशनल फूड सिक्योरिटी जो एक्ट है उसके अंदर जितने भी बेनिफिशियरी है उनके तहत वन नेशन वन राशन कार्ड के अकॉर्डिंग सभी को इसमें फायदा पहुंचाया गया और फूड ग्रेन प्रोवाइड किए गए। अब ये वन नेशन वन राशन कार्ड में क्या हुआ कि ये नेशनल फूड सिक्योरिटी तहत के अंदर इसे इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। जो सभी NFSA बेनिफिशरीज है, जो पर्टिकुलर जो माइग्रेंट बेनिफिशरीज है, उनको फुल्ली या पार्टली फूड ग्रेन प्रोवाइड किए जाते हैं। कहाँ से? जो आपकी फेयर प्राइस शॉप्स होती है, फेयर प्राइस शॉप्स यानी कि राशन की जो शॉप्स होती है, वहाँ से जो पूरे कंट्री के अंदर बनाई गई है, वहाँ पे इन्हें बायोमेट्रिक के बेसिस पे, आधार होता है इंडिकेशन के बेसिस पे सीमलेस मैनर में इन्हें फूड ग्रेन प्रोवाइड किए जा रहे हैं। ठीक है, कोरोना के टाइम पे भी आपने देखा और अब भी आप कंटिन्यूस देख ही रहे होंगे। ठीक है, और इससे क्या है, जो फैमिली मेंबर्स है जो होम पे है वहाँ पे भी उन्हें मिल सकता है, और जो आपका फैमिली का कोई मेंबर दूसरी स्टेट वहाँ काम कर रहा है वो भी वहाँ पे दूसरी स्टेट में जिसमें वो काम कर रहे हैं वहाँ पे ये ले सकते हैं, जिससे कि उनके साथ कोई भेदभाव ना हो और कोई ये आपका इम्बैलेंस देखने को ना मिले। ठीक है, इसे आपका 2 अगस्त 2019 में इनिशिएट किया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसका ऑब्जेक्टिव यही है कि जो जितने भी बेनिफिशरीज है उनका एम्पावर करना, आत्मनिर्भर भारत के अंदर कि फूड सिक्योरिटी इंश्योर हो सके, वो कंट्री में कहीं पे भी वो रहे। ठीक है, इस ये क्या करता है, ये आपका आपका जो सब्सिडाइज फूड ग्रेन है उन्हें प्रोवाइड करता है पार्टली या फुल्ली, कि जो आपकी आपकी फेयर प्राइस शॉप्स है उनके थ्रू। ठीक, यही सब इसमें बोला गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसका सिग्निफिकेंस यही है कि ये आपका एनेबल करता है राइट टू फूड, जो आपका आदमी का होता है उसको यह एंटाइटल करता है, इनेबल करता है। कि पहले तो ऐसे ही होता था कि जो जिस स्टेट का है वहीं पे उसे राशन मिलेगा, मगर अब ऐसा नहीं है। इस स्कीम के तहत कोई भी से भी स्टेट में कोई भी आपका माइग्रेंट वो ले सकता है, क्योंकि हम देखते हैं कि हमारी कंट्री में लगभग 1/3 पॉपुलेशन, 37% ऑफ पॉपुलेशन तो माइग्रेंट लेबर है, जो अपनी के स्टेट को छोड़ के दूसरे स्टेट में काम कर रही है, जैसे बिहार हुआ, यूपी हुआ। ठीक है, दूसरे स्टेट से, इन स्टेट से निकल के दूसरे स्टेटों में काम कर रही है। इससे लीकेज भी, इस स्कीम से दूसरे फायदे है कि लीकेज को बहुत ज़्यादा हद तक कम किया जा सकता है। और जो आपकी ये डुप्लीकेशन की समस्याएं आती थी कि एक ही बेनिफिशियरी या कोई आपका ऐसा इनेबल बेनिफिशियरी है, आपका कैपेबल बेनिफिशियरी है, वो आपका राशन कार्ड का एक ही जगह से ले लेता था, तो इस तरह का ये सीपेज और लीकेज देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, यही सब है इसमें। और इससे सोशल डिस्क्रिमिनेशन भी कम हो जाएगा, बंद हो जाएगा। ठीक है, अगला आर्टिकल हमारा बर्मा गोम्पस चाकुलेनिसिस के बारे में। तो बर्मा गोम्पस चाकुलेनिस क्या है? ये एक तरह की रेयर ड्रैगन फ्लाई है। देखिए ड्रैगन फ्लाई का पिक्चर आप इसमें देख रहे होंगे फिगर में। ठीक है, ये बर्मा गोम्पस चाकुलेनिसिस ये कहाँ पे देखी गई? केरला में देखी गई। ये रेयर ड्रैगन फ्लाई, इससे पहले एक ड्रैगन फ्लाई और देखी गई थी, एक नई स्पीसीज जिसका नाम था प्लेटिगोम्पस बैंडिटा रम। ठीक है, वो कहाँ पे डिस्कवर्ड हुई थी? आसाम में। कुछ ही दिन पहले हमने इसका आर्टिकल भी डिस्कस किया था। ठीक है, और इसके बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं। जो ये ड्रैगन फ्लाई है किस जीनस की, किस फैमिली की है? बर्मा गोम्पस से है। ठीक है, अब ये जो है इसकी 3 स्पीशीज देखने को मिली, बी कोवेरिकस कोवेरिकस और बी पिरामिडालिस और बी लेड लावी। ठीक है, अब जो ये है इनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं तीनों के बारे में। बी लेड लाई जो है वो वेस्टर्न घाट में देखने को मिलती है पूरे। बी कोवेरिकस जो आपकी इसका डिस्ट्रीब्यूशन जो है थोड़े से एरिया में, और जो पिरामिडालिस है वो आपको वेस्टर्न घाट में देखने को मिलती है, और पेनिसुलर इंडिया में भी पूरे उसमें देखने को मिलती है। और जो भी सारी ड्रैगन फ्लाइज की स्पीसीज है इनको छोड़ के जो रेयर स्पीसीज है वो आपके वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न हिमालय में देखने को मिलेगी। ये स्पीसीज जो है कहाँ की एंडेमिक है? वेस्टर्न घाट की एंडेमिक है, यानी कि सिर्फ आपको वेस्टर्न घाट में ही देखने को मिलेगी। ठीक है, तो ड्रैगन फ्लाइज के बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं। ये एरियल प्रीडेटर होते हैं, इंसेक्ट होते हैं, जो कि कहाँ पे पाए जाते हैं? फ्रेश वाटर हैबिटेट जहाँ पे देखने को मिलेगी वहीं पे ये मिलेंगे पूरे वर्ल्ड में। ठीक है, इनका जो कलर होता है बहुत ही अच्छा, बहुत ही सुंदर लगता है देखने में। ये आपकी रिसर्च के लिए बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल सब्जेक्ट बन के उभरे हैं, क्योंकि इनका बिहेवियर चेक किया जाता है, इनका इकोलॉजी, आर्ट, इनका ये सब चीज़ें चेक की जाती है। इनके हैबिटेट की बात करें, ये ज़्यादातर जो ड्रैगन फ्लाइज है ट्रॉपिक्स में और पर्टिकुलर रेन
फॉरेस्ट एरियाज में रहना पसंद करती है। इनका सिग्निफिकेंस क्या है, बहुत बड़े बायो इंडिकेटर्स हैं, इंपॉर्टेंट बायो इंडिकेटर्स है, जिससे कि पूरे एरिया की इकोलॉजिकल हेल्थ का पता लगता है कि वहाँ की इकोलॉजी की हेल्थ कैसी है, वो डिस्ट्रॉय तो नहीं होगी। अगर वहाँ पे ये आपकी इंसेक्ट या ड्रैगन फ्लाई देखने को मिलती है, इसका मतलब वहाँ पे इकोलॉजी अच्छी है। अगर वहाँ पे विलुप्त हो गई, इसका मतलब वहाँ की इकोलॉजी डिस्ट्रॉय हो चुकी है। और इनका खाना क्या है, ये मॉस्किटोज को खाती है और दूसरे इंसेक्ट को भी ये खाती है। वो कौन से इंसेक्ट को खाती है, जैसे मलेरिया फैलाने वाले मच्छर, डेंगू फैलाने वाले मच्छर, इन सबको ये खाती है। तो ये हमारे हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी है। अगर इनकी थ्रेट की बात करें, थ्रेट क्या है कि इनके हैबिटेट का रैपिडली डिस्ट्रक्शन हो रहा है, जिस वजह से इनका हैबिटेट लॉस हो रहा है। इस वजह से इनका क्या है, ये एक्सटिंक्शन देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी डिस्कशन। आज इस डिस्कशन में इतना ही, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।